हेलीवेट्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट का मेडवलिस्टी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और हम लोगों ने काफ़ी हिस्सा निपटा लिया था अलाउद्दीन खिलजी का। और आज हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स के बारे में और बाकी के जो लेक्चर्स है वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं। जाइए विज़िट करिए, आराम से चैनल को वॉच करिए और अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। तो हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी के रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले इसने क्या कराया, इसके पूरे क्षेत्र में जहाँ-जहाँ ये राज करते थे, जितना बड़ा इनका साम्राज्य था, सबको नपवा लिया। तो जैसा कि आपने रिफॉर्म्स देखे थे, इनकी मुझे लगता है कि इनकी ज़्यादातर पॉलिसीज़ अकबर से रिलेटेड हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि अगर आप लोग रिलीजन को लेकर भी इनकी पॉलिसीज़ देखेंगे, तो वो भैया सेपरेट कर देंगे, पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत अलग कर देंगे रिलीजन से। और जैसे कि इन्होंने ही ये सिस्टम करवाए थे कि लैंड मेजरमेंट के सिस्टम करवाए थे, वैसे ही तो हमने देखा था अकबर ने कराए थे, बस ये ज़्यादा लिबरल नहीं थे जितने कि वो थे। मतलब वो कंपैरिज़न अगर किया जाए अकबर का और उनका, तो ये काफ़ी पॉलिसीज़ आप अगर चेक करके देखेंगे तो इनकी सिमिलर देखने को मिलती हैं। तो भैया वही था, इन्होंने जो लैंड था उसकी मेजरमेंट करवाई थी। और हम लोग बात करें कि इन्होंने लैंड टैक्स को फिक्स कर दिया था और इवन कि इन्होंने बिस्वा डिक्लेयर कर दिया था कि स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो हर क्षेत्र में जैसे बीघा चलता है या फिर अलग-अलग यूनिट चलते हैं खेतों को नापने के, तो वैसे ही इन्होंने उस समय पे बीघा कर दिया था। कहीं पे बीघा चलता है, कहीं पे वो चलता है, गज चलते हैं, गज में बाँट दो कि इतने गज, तो ये सीन चलता है। तो इन्होंने विस्वा यूनिट स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया था किसी भी खेत को नापने के लिए। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि भैया आपको टैक्स कितना देना है। तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे 50% टैक्स कैसे देना पड़ेगा, राज्य को देना पड़ेगा। और हम लोग बात करें कि इन्होंने एक ख़ास प्रकार की स्पेशल पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था मुस्तक राज। तो इसका काम क्या था? इसका काम बनाया था कि रेवेन्यू कलेक्शन करना था इन्हें, क्या करना था? रेवेन्यू कलेक्शन करना था। मुस्तक राज का काम था रेवेन्यू कलेक्शन करना। और हम लोग बात करें कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने बहुत सारे किले बनवाए थे और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट किला है अलाई फोर्ट, यानी कि अलाई किला। और इन्होंने बनवाई है क्या, अलाई दरवाज़ा बनवाई है जो कि एंट्रेंस गेट है किसका, कुतुब मीनार का। और ख़ास हम लोग, और एक ख़ास बात ये है कि इन्होंने एक वो 1000 चितौन बनवाया है। क्या बनवाया है? 1000 चितौन बनवाया है, जिसका नाम, जिसमें क्या है, इसमें हज़ारों पिलर्स लगे हुए हैं। एक ऐसा राजमहल बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, 1000 चितौन रखा है। और इन्होंने हौज ख़ौस और जमात खाना मस्जिद बनवाई है, कहाँ पे, अपनी कैपिटल सिटी में। और इन्होंने टाइटल लिया था किसके, सिकंदर सानी का। तो सिकंदर हम लोग बात करें तो ये अपने आप को महान समझते थे। वैसे जो पुराने समय के राजा वगैरह होते थे तो वो अपने आप को टाइटल देते थे, तो वैसे ही इन्होंने खुद को टाइटल दिया था जिसका नाम था सिकंदर सानी। और हम लोग बात करें, ये पहले ऐसे शासक थे जैसे कि इन्होंने रिलीजन यानी कि धर्म को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया था। जैसे कि अकबर की पॉलिसी भी ऐसी हुई कि उन्होंने कहा था कि भैया आखिरी फैसला हम ही सुनाएंगे। तो अगर कोई रिलीजियस मामला भी होगा तो उसमें कोई जो बड़ा मामला होगा तो उसमें हम ही इंटरफेयर करेंगे या फिर हम ही चलाएंगे अपनी। तो वैसे ही इनकी पॉलिसीज अकबर से थोड़ी बहुत मिलती हुई आपको दिखेंगी। तो वैसे ही इन्होंने कहा था कि भैया जो धर्म होता है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होता है, तो फिर इसको इंटरफेयर मत कर रही है आप लोग कोई। जैसे कि हम लोग देखते थे कुछ राजा महाराजा होते थे, वो ब्राह्मणों की या फिर उलीमा की बहुत सुनते रहते थे। तो उनने कह दिया कि भैया ये काम होना है, वो काम होना है। तो वही है कि अगर पॉलिटिक्स के साथ अगर आप रिलीजन जोड़ेंगे तो फिर नहीं चल पाएगा आपका राजकाज। वही सीन था। और हम लोग बात करें कि इन्होंने कहा था कि राजस्व का कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, इन्होंने ये कहा था। यानी कि राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता, एक तरीके से कहा जाए तो, बस वो सबके लिए बराबर ही होता है। और इन्होंने बहुत सारी पोएट लिखी थी, जैसे कि मतलब इन्होंने इनके समय पे बहुत सारे पोएट्स वगैरह रहते थे इनके कोर्ट में, जैसे कि अमीर खुसरो हुए, मीर हसन दलवी हुए। तो ये अब हम लोग देख रहे थे पैट्रोनेज भी है एक तरीके से कहा जाए तो, कवियों के और स्कॉलर्स के। मार्केट को लेकर क्या-क्या रिफ़ॉर्म किए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो अलाउद्दीन ने पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लिया था। मार्केट पूरा खुद देखता था और इन्होंने जितनी भी सामान था सबकी मार्केट में प्राइसेज़ फ़िक्स कर दी थी, कोई बेईमानी ना करे। और इन्होंने 3 मार्केट फिर सेट किए थे, कहाँ पे, दिल्ली में। और इन्होंने कहा था कि खुले बाज़ार में जो जितना भी हमारा सामान है वो खुले बाज़ार में बिचेगा, तो ओपन बाज़ार में बिचेगा। उसे क्या कहा जाएगा, सराई अदल कहा जाएगा उसे।
और इन्होंने एक और हम लोग बात करें कि जहाँ पे मछली के वहाँ खुले में सामान बेचता था, गोदामों के लिए अलग और सामान बेचने के लिए अलग बाज़ार बनता था, तो ये वाला सीन था। और इन्होंने एक मार्केट कंट्रोल बोर्ड बनाया था, यानी कि बाज़ार को नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड बनाया था, जो कि आता था किसके अंडर में? मिनिस्टर के, यानी कि दीवान-ए-रियासत के अंदर आता था। तो वही देखते थे मार्केट का डिपार्टमेंट, तो मार्केट कैसे-कैसे रेगुलेट करना है, तो वो वही देखते थे। अब हम लोग बात करेंगे सक्सेसर्स ऑफ अलाउद्दीन, यानी कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके वंशज या फिर उनके दूसरे शासक कौन आए जिसने कि उनकी जगह ले ली। तो हम लोग बात करें अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो गई थी? अलाउद्दीन की मृत्यु हुई 1316 में। जैसे ही अलाउद्दीन की मृत्यु हुई, उनके वो गुलाम जिसको हजार दिनारी कहते थे, मलिक कफूर, तो मलिक कफूर ने तख्त कब्जा कर लिया। पर वो ज़्यादा लंबे समय तक राज नहीं कर पाए, फिर उन्होंने इनके बेटे को नॉमिनेट कर दिया था, अलाउद्दीन के 16वें बेटे, जिनका नाम क्या था? आप लोग खुद बताइए क्या नाम था उनका? उनका नाम था साहेबुद्दीन। क्या नाम था? साहेबुद्दीन। तो उसको नॉमिनेट कर दिया था किंग। तो साहेबुद्दीन को क्या कर दिया गया? तो साहेबुद्दीन को हटाकर कौन बन बैठ गया? हमारे मुबारक शाह बैठ गए। मुबारक शाह का जो राजकाल था वो केवल 4 साल का था। इन्होंने 4 साल राज किया, फिर उसके बाद नसरुद्दीन शाह ने मुबारक शाह को मार दिया और अपने आप को क्या कर लिया? राजा बना दिया। और जैसे ही इन्हें मार दिया गया, फिर इन्हें भी किसी ने मार दिया भैया, गाज़ी मलिक ने इन्हें निपटा दिया, जो कि दिप दिप सॉरी दीपालपुर का राजा, वो गवर्नर था, उसने इन्हें निपटा दिया। किसे? नसरुद्दीन को निपटा दिया। यानी हमने देखा था कि सैफुद्दीन को हटा दिया किसने? मुबारक शाह ने, और मुबारक शाह को निपटा दिया नसरुद्दीन ने, और नसरुद्दीन को निपटा दिया गाज़ी ने। कौन थे ये गाज़ी? हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, जो अलाउद्दीन था उसने उन्हें कहा अपने जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे अपनी जो बाउंड्रीज़ थी वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए किसे भेजा था? गाज़ी मलिक के। क्यों? क्योंकि गाज़ी मलिक बहुत पावरफुल आदमी था। और जो गाज़ी मलिक था, इसने 30 साल का रूल ख़त्म कर दिया खिलजी डायनेस्टी का, और इसने अपनी जो राजवंश है वो बसाई, इसका नाम था तुगलक राजवंश। तो हमने देखा था कि गियासुद्दीन तुगलक हमारे क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। तो गियासुद्दीन तुगलक का अब टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1325 तक था। तो जो गाज़ी मलिक था, तो ये तुगलक डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे। और ये पहले ऐसे शासक थे, पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने टाइटल लिया था किसका? गाज़ी और स्लेयर ऑफ इनफिडेल्स का, यानी कि काफिरों का हत्यारा का टाइटल लिया था, इन्होंने उपाधि ली थी। और ये थोड़े उसके जो अलाउद्दीन था उसके मुकाबले में थोड़े लिबरल थे, यानी कि इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे। तो इन्होंने इनकी जो अलाउद्दीन की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसको थोड़ा लिबरल कर दिया था, आरामदायक बना दिया था, मतलब थोड़ा कम कर दिया था, हार्श नहीं रखा था ऐसा। और इनकी खास दिलचस्पी थी नहरें बनवाने में, और इन्होंने फ़ेमाइन पॉलिसी बनाई थी, यानी कि जब हम लोग बात करें फ़ेमाइन क्या होता है कि जब सूखा पड़ जाता है तो फिर उसको लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनाई थी उन्होंने। तो नहरें ऐसे वगैरह बनवाना तो उसी का एक पार्ट था। और इन्होंने जुडिशियल और यानी कि प्रशासनिक और हम लोग कहते हैं पुलिस का सिस्टम अरेंजमेंट बहुत अच्छी बना दी थी। और इन्होंने लैंड मीज़रमेंट सिस्टम भी घोषित करवाया था। और इन्होंने बटाई सिस्टम क्या होता है कि ये तो आज भी चलता है एक्चुअली। बटाई सिस्टम ये क्या होता है कि मेरे पास अगर लैंड है तो मेरे पास ज़मीन है, मैं क्या करूँगा, अगले आदमी से कह दूँगा भैया खेत तो मेरी, तुम्हें अगर खेत जोतना हो, किसान से कह देंगे कि भैया तुम्हें किसान जोतना हो तो तुम मेरी लैंड ले लो, मेरे रिसोर्सेज वगैरह ले लो, बस मेहनत तुम्हारी जाएगी, तुम फसल उगाना और उसमें से 50% तुम रख लेना। या फिर वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना देना चाहते हैं, कि वो कितना लेना चाहता है। 60% 50% जैसे उतना लेना और वो ले लेगा, बाकी माल हमें दे देगा, क्योंकि हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम ये सब कर सकें। तुम्हारे पास है तो तुम करके दे देना हमें। तो ये सीन रहता है बटाई सिस्टम के अंदर। और इन्होंने पोस्टल सिस्टम, जो पोस्टल सर्विस थी उस समय की, उसे भी इफेक्टिव बनाया था, यानी कि कारगर बनाया था। फिर इसके बाद क्या था कि जो हमारे जौना खान थे, कौन थे हमारे जौना खान? जौना खान थे कौन? बेटे थे किसके? गियासुद्दीन तुगलक के। तो इन्होंने अपने बेटे को साउथ में भेजा था। कहाँ पे? साउथ में, कि अपनी अथॉरिटी को वहाँ से दोबारा से इस्टेब्लिश कराया जा सके। कहाँ पे? वारंगल में। और कहाँ पे? मदुरई में। वारंगल में काकतीयास के पास और मदुरई में पांड्यास के पास, कि भैया हम आपके मालिक हैं।
झुको वहाँ सामने। और इन्होंने एक शहर बनवाया था जिसका नाम तुगलकाबाद था, जो कि दिल्ली के पास में था, और इसने उसको अपनी कैपिटल बनाई। और ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, सूफी संत निज़ामुद्दौलिया सेड दिल्ली इज़ फार अवे, तो ये काफ़ी डीप कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये वाली वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं। और इनकी मृत्यु 1325 में हो गई। और ये इनकी मृत्यु कैसे हुई कि ये एक बड़े से मंडप से गिर गए थे, ऊँचे मंडप से गिर गए थे। उस समय पर इवन क्लास 12th में आप लोगों ने इब्न बतूता के बारे में सुना होगा, तो इब्न बतूता ने ऐसा कहा था, जो कि ट्रैवलर से कहा कि मोरक्को के, उन्होंने कहा था कि ये जो मृत्यु हुई है, वो गुम्बज गिरा है, तो ये सब साजिश है किसकी? जौना खान की, मोहम्मद बिन तुगलक की। और ऐसे करके इनकी 1325 में मौत होती है, और यहीं पे इनका जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया, और इनका इंतकाल हो गया, और यहीं पे हमारा लेक्चर का भी इंतकाल हो गया। और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे, और 2-3 लेक्चर बचे हैं दिल्ली सल्तनत के, वो निपटा देंगे। और बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, तो वहाँ जाइए, विज़िट करिए आराम से।